Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Kumar. Now we are going to cover the next part number 5 of FST1, Foundation Course of Science and Technology. This is from 2.3, Agriculture and Civilization. I have already uploaded 4 parts of this unit. तो एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में इसमें बात होगी। अब ये जो एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन होते हैं ये तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होते हैं खेती बाड़ी और सिविलाइजेशन के मीनिंग होते हैं सभ्यता। और आपको ये भी पता होगा कि हर एक जगह की जो सिविलाइजेशन होती है वो अलग अलग तरह की होती है। एक तरह की सिविलाइजेशन यूनिफॉर्म आपको पूरी वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। द नेक्स्ट पीरियड इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नोन एज द ब्रंज एज। स्टोन एज जिससे पहले हम पढ़ रहे थे उसका एंड कैसे हुआ वो बताए थे, लेकिन जैसे ही पत्थर युग या पाषाण युग का अंत हुआ तो इसके बाद ब्रंज एज आया, जो कि ह्यूमन सोसाइटी का जो अगला जो विकास है, जो ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट है उसी को एवोल्यूशन कहा जाता है। तो इनका एक अगला पीरियड था और इसी ब्रंज एज को हिंदी में कांसा युग कहा जाता है। नेम्ड आफ्टर द न्यू एलॉय, ये एक न्यू एलॉय जो होता है, मिश्रण होती है, उसके अनुसार से इसका नाम दिया गया। विच रिप्लेस्ड स्टोन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, जिसने कि उस समय जो स्टोन यूज होते थे उसके जगह पे अपने आप को रखा या उसको रिप्लेस कर दिया। दिस पीरियड वॉज इन फैक्ट द बिगिनिंग ऑफ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नेमली एग्रीकल्चर। और ये जो पीरियड था ये वाकई में जो नए प्रकार की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिससे प्रोडक्शन होना चाहिए था, खास करके जो खेती बाड़ी है, उसकी एक शुरुआत थी। वी विल नाउ स्टडी हाउ द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर चेंज द सोसाइटी। कहते हैं अब हम यह स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है इसने सोसाइटी को बदल दिया। वी विल ऑल्सो सी हाउ द राइज ऑफ सिटीज़ एंड द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स लेड टू द बर्थ ऑफ साइंस। और हम यह भी देखेंगे किस प्रकार से जो बड़े बड़े जो सिटीज़ की जो मतलब राइज हुआ, सिटीज़ जो निकला और जो सोशियो इकोनॉमिक की ज़रूरत के हिसाब से जो बदलाव आया, इसने साइंस को जो है जन्म देने में नेतृत्व किया या लीड किया। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और सिटीज़ के बढ़ने से जो है इसने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो बदलाव है उसको देखा। विच लेटर अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ साइंस इन ब्रंज एज कल्चर्स, जिसने कि ब्रंज एज की जो कल्चर थी उसमें जो साइंस की ग्रोथ थी उसको प्रभावित किया। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि स्टोन एज के बाद ब्रंज एज आया और इसमें प्रोडक्शन की एक्टिविटी बढ़ने लगी, पहले से अलग हो गई। अब एग्रीकल्चर का नया रूप आ गया, सिटीज़ का निर्माण होने लगा, सोशियो जो इकोनॉमिक नीड थी वो लोगों की बढ़ने लगी और जो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ है इसने सामाजिक जो संगठन है उसमें एक नया परिवर्तन लाया, जिसने कि ब्रंज एज की जो कल्चर है उसमें जो साइंस की ग्रोथ है उसको प्रभावित किया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट 2.3.1 में है द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन। मीन्स जो खेतीबाड़ी है और सिविलाइजेशन है उसकी उत्पत्ति, उसकी आरंभ जो है वो कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर दे रखे। देयर इज़ नो हिस्टोरिकल एविडेंस टू टेल अस एग्जैक्टली हाउ एग्रीकल्चर एरोज। कहते हैं कि जो इतिहास का कोई ऐसा सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है जो ठीक ठीक हमें बता सके या बताती है कि एग्रीकल्चर में आखिर एग्रीकल्चर उठा कैसे, ऊपर कैसे आया, कैसे एग्रीकल्चर का विकास हुआ। इसी को एरोज कहा गया है, एराइज का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे। वी कैन ओनली इमेजिन व्हाट मे हैव हैपेंड। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि आखिर में क्या हुआ होगा, व्हाट मे हैव हैपेंड। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन मे हैव एरिजन। देखिए यहाँ पे मे हैव लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम के बराबर है। तो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन मे हैव एरिजन विदाउट एनी वायलेंट ब्रेक फ्रॉम फूड गैदरिंग। कहते हैं ग्रेन की जो पैदावार है या जो अनाज के दाने की पैदावार है ये बिना किसी फूड गैदरिंग से जो वायलेंट ब्रेक है, जो फूड गैदरिंग जो फूड जमा होते थे ला ला करके ये जो खाते थे ये ट्राइब्स लोग, तो उन्हीं के बारे में दे रखा है, उनके बिना हुए होंगे। मे हैव अरिजन विदाउट एनी वायलेंट ब्रेक फ्रॉम फूड गैदरिंग।
In regions well stocked with wild grains, enough seeds would get scattered around the produce crops worth reaping। कहते हैं ऐसे इलाके में जहाँ पर में वाइल्ड ग्रेन्स को जमा किए जाते थे, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो बीज पड़े होंगे वो इधर उधर फैल गए होंगे। स्कैटर्ड मतलब फैल गए होंगे। अराउंड टू प्रोड्यूस क्रॉप्स वर्थ रीपिंग, और ये फैल गए होंगे और अपने आप ये जो है फसल जो है वो मतलब वहाँ से पौधे निकले होंगे, उसमें फसल का पैदावार हुआ होगा और ये काटने योग्य बन गया होगा। वर्थ रीपिंग। Agriculture probably resulted from the understanding that the plants could be grown from seeds and that the crops had some relation to the seasons। कहते हैं शायद एग्रीकल्चर जो है इस समझ का रिज़ल्ट बना, रिज़ल्ट का मतलब जो है परिणाम बना कि प्लांट्स जो है पौधे वो सीड से उगाए जा सकते थे, जो बीज है उससे उगाए जा सकते थे, और जो क्रॉप्स है इनका कुछ ना कुछ रिलेशन था, कुछ ना कुछ संबंध था आपका रिलेशन। क्रॉप्स हैड सम रिलेशन टू द सीजन्स। किसके साथ? सीज़न के साथ। मतलब सीजन के हिसाब से जो है ये क्रॉप जो है वो उगाए जाते थे। एंड प्रोबेबली द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प्ड इन दिस प्रोसेस, और शायद पानी की जो उपस्थिति है उसने इस प्रोसेस में मदद किया। Cultivation, however, marked a break from the primitive era as human beings stopped being dependent on nature and started to control their livelihood and destiny। कहते हैं कल्टीवेशन फिर भी जो है प्रिमिटिव जो इरा है, जो युग है, उसका एक नया रूप दिखाया। मार्क्ड ब्रेक मतलब नया रूप दिखाया, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो अब नेचर के ऊपर डिपेंड होना जो है बंद कर दिया और अपनी जो जीविका है और जो अपना भाग है, डेस्टिनी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट दे रखे हैं कल्टीवेशन नेसेसरली मेंट परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स अराउंड रीजन्स दैट वर क्लाइमेटिकली एंड सॉइल वाइज सुटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कहते हैं कल्टीवेशन आवश्यक रूप से इसका मतलब परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट से है, जो अपने जो क्षेत्र है उसके आसपास है, जो कि क्लाइमेट के हिसाब से जो है या जो किस प्रकार की सॉइल है, इसी को सॉइल वाइज कहा गया है, तो उसके हिसाब जो है सूटेबल है किसके लिए? तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो जो लास्ट पैराग्राफ था उसी से जोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ में देखा गया, क्योंकि इस पैराग्राफ में केवल इतना ही दे रखा है कि एग्रीकल्चर कैसे हुआ था। यहाँ पर मैं तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा था कि जो फूड गैदरिंग का काम होता था उससे जो सीड ला के एक जगह जमा कर दिए गए, वो सीड इधर उधर फैल गए और जिससे क्या हुआ, वहाँ पे प्लांट निकल आए जिसमें कि फसल लग गए और उसको काटे, जिससे कि लोगों को पता चला कि सीजन के हिसाब से जो है ये उगते हैं और इससे उनका जो है अब नेचर पे डिपेंड रहना वो बंद कर दिए, अब अपनी लाइवलीहुड और डेस्टिनी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिए। तो वहीं था इस पूरी पैराग्राफ में, इसी को जोड़ा है यहाँ पर मैं इसी नीचे वाले पैराग्राफ में, और दे भी रखा है यहाँ पे कि ये जो सॉइल के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से जो है अपने रीजन के आसपास जो है वो खेती बाड़ी का काम आवश्यक रूप से परमानेंट और नॉन सेमी परमानेंट सेटलमेंट में शुरू हुआ था। दिस सेटलमेंट्स ग्रू इनटू विलेजेस, ये जो सेटलमेंट है ये गाँव में बढ़ने लगे। विथ सम कम्युनिटी लाइफ एंड लेजर, जहाँ पे कुछ समुदाय बन गए, समुदाय की जीवन बनी और कुछ वहाँ पे फुर्सत का काम भी होने लगा। लेजर मतलब जब लोग फुर्सत में रहने लगते हैं। इट इज़ बट नेचुरल दैट द सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश्ड इन रीजन्स मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन डेवलप द फास्टेस्ट। कहते हैं लेकिन यह नेचुरल था कि सेटलमेंट जो इस इलाके में स्थापित किए गए वो अधिकतर खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त थे, ये बहुत तेज़ी से डेवलप हुए। Thus we see that in this period from about 4000 BC to 1500 BC, the four great civilizations of Egypt, Mesopotamia, India and China came into existence in the wider river valleys of the Nile, the Tigris and the Euphrates, the Indus, the Huanghe respectively। कहते हैं यहाँ पर मैं कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस पीरियड में
लगभग 4000 BC से लेकर के और 1500 BC का ऐसा पीरियड था जिसमें 4 जो है बड़ी सभ्यताओं का जन्म हुआ, जिसमें कि इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, इंडिया की और चाइना की। ये नील नदी के जो चौड़ी घाटियाँ हैं उस पर इनका अस्तित्व सामने आया। टिग्रिस है, यूफ्रेट्स है, इंडस है और वांगहो है, अलग अलग रूप से रिस्पेक्टिवली। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ विच वी आर द डिसेंडेंट is dated between 2700 BC to 1750 BC। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जिसके हम मतलब वंशज हैं, ऑफ विच वी आर द डिसेंडेंट्स, ये लगभग 2700 BC से लेकर 1750 BC के बीच जो है वो रखी गई। तो इस पार्ट जो पैराग्राफ है उसमें दे रखे हैं कि कल्टीवेशन को परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत थी क्रॉप प्रोडक्शन को करने के लिए सॉइल वाइज के हिसाब से। और ये जो सेटलमेंट थे ये गांव में बदलने लगे, इसमें कुछ कम्युनिटी रहने लगे, अपना जीवन जो है आराम की ज़िंदगी गुजारने लगे। कहते हैं कि जो सेटलमेंट को जो इस्टेब्लिश होने का तरीका था कल्टीवेशन के लिए वो बहुत ही तेज़ी से हुआ, और इसीलिए इन्होंने बताया है कि 4000 BC से लेकर 1500 BC के बीच में 4 जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं उनका जन्म हुआ, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, चाइना। ये सारे जो है नील, टिग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस और वांगहो नदी में अलग अलग रूप से जो है इन सभ्यताओं का विस्तार हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन बताते हैं कि जो जिसके भारतीय जो है वो डिसेंडेंट्स हैं या वंशज हैं, ये 2700 BC से लेकर के 1700 BC के बीच में इन सभ्यता का जन्म हुआ। नीचे में मैप भी दे रखे हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी सभ्यता है ये कोई ना कोई वैली के, रिवर वैली के आसपास है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे देखिए हड़प्पन सभ्यता की बात करते हैं, ये वाली देखिए, ये क्या है, ये इंडस रिवर यहाँ से बह के आती है और ये आपका जो अरब सागर है, इस अरब सागर में जो है वो गिरती है अरबियन सी में। तो इस तरीके से आप और भी सभ्यताओं को इसमें खोज सकते हैं, जहाँ पर में कि आपका ये देखिए हुआंगहो रिवर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाली रिवर जो है चाइना में है, ये वाली चाइना का मैप है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो है सभ्यता जो है इनका जन्म होता है सिविलाइजेशन का। इसके बाद ये देखिए नील रिवर है यहाँ पे, यहाँ भी आपको एक सभ्यता दिखाई देती है। उसके बाद यूफ्रेट्स से मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आपको जो है जगह जगह जो है हर एक तरह के सभ्यताओं का जो है इसमें आपको जन्म हुआ, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बताए। ये रहा यूफ्रेट्स, देखिए मिल गया, ये रहा आपका यूफ्रेट्स। तो चलिए आगे चलते हैं, मैप को ध्यान में रखिएगा थोड़ा। यहाँ पे देवी रखे हैं फिगर 2.13 में 4 मेजर रिवर वैली सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट। एक तो मेसोपोटामिया है जिसको प्रेजेंट डे आपको आज के टिपालिन का नाम जो है मेसोपोटामिया था, अब इराक हो गया। इंडिया और चाइना है। शेडेड एरिया शोज ग्रीक सिविलाइजेशन ऑफ द आयरन एज। तो शेड एरिया इसमें होगा कहीं पर में, वो आयरन एज की जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसको दिखाते हैं। देखिए शेडेड एरिया, ये देखिए शेड एरिया किया हुआ है इसमें, ठीक है, जितना भी शेडेड एरिया है वहीं दिखा रही है। चलिए आयरन एज की तो बात बाद में करेंगे, जिसको लौह युग कहा जाता है। पहले देखते हैं इसमें कि ग्रोथ ऑफ सिटीज़ कैसे हो रहा है। तो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो पीपल ऑफ दोज टाइम्स केम टू अंडरस्टैंड वेरी वेल द एडवांटेज अफोर्डेड बाय द रिवर फॉर फूड प्रोडक्शन। कहते हैं उस समय के लोग जो है उनको यह समझ में आ गया, केम टू अंडरस्टैंड मतलब उनको यह समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल, कि फूड प्रोडक्शन जो है अनाज के उत्पादन के लिए जो रिवर की जो महत्व है, रिवर कितना हमें हेल्प कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है, और उससे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा है। वेल द एडवांटेज अफोर्डेड बाय द रिवर फॉर फूड प्रोडक्शन। दे ऑल्सो केम टू रियलाइज दैट इफ द रिवर कुड बी सिस्टमैटिकली यूज्ड थ्रू natural and artificial irrigation, food production could be increased manifold। उनको यह भी एहसास में आया, समझ में आया कि अगर रिवर को सिस्टमैटिकली रूप से जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल इरिगेशन के जरिए अगर यूज किया जाए,
ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल, मतलब जानते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन कैसे होते हैं, नाला काट करके बना देना, पानी को अपनी तरफ मतलब उठा के ले जाना, ये सब आर्टिफिशियल इरिगेशन है, या नेचुरल जो अपने आप होती है। तो इससे फूड प्रोडक्शन जो है वो कई गुना जो है बढ़ाए जा सकते हैं, कुड बी इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। नेक्स्ट दे रखें, हाउएवर दिस कुड बी अचीव्ड बेस्ट नॉट बाय वन विलेज अलोन बट बाय सेवरल विलेजेस गेटिंग टुगेदर। फिर भी कहते हैं यह केवल तभी हासिल किया जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, केवल एक ही गांव के द्वारा नहीं, बल्कि बहुत सारे गांव अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो। फर्दर barter trade led to some places being identified as meeting places for the exchanges। बाद में जो barter trade है वो कुछ जगहों पे दिखाई दिया, जैसे कि सामान की लेन देन या वहाँ पे जो मिलने की जगह थी उसके रूप में पहचाना गया। बार्टर होते हैं जिसमें आप रुपये पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि आप उसके बदले में सामान दे देते हैं या उनको सर्विस प्रदान करा देते हैं। Convenient sites were chosen for displaying goods and exchanging grain for cloth or spices, or shopping for better tools and implements made by expert artisans। कहते हैं कुछ जो कंफर्टेबल साइट्स है या कन्वीनियंट साइट्स है, जगह है, वो खोजे गए सामान दिखाने के लिए। भाई कोई जगह मिलेगा तभी तो सामान दिखाएगा वहाँ पे रख के। एक्सचेंजिंग ग्रेन फॉर क्लॉथ, यहाँ पे अनाज दे दिए जाते थे और उसके बदले में मसाले या कपड़े जो है दे दी जाती थी। और शॉपिंग फॉर बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, या बेटर टूल और इम्प्लीमेंट के लिए शॉपिंग दे दी जाती थी, जो कि एक्सपर्ट आर्टिजन्स के द्वारा बनाए जाते थे। मतलब ऐसे आर्टिजन होते थे जो बहुत ही एक्सपर्ट होते थे। सम एविडेंस सजेस्ट दैट सिटीज़ वर फाउंडेड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर पॉपुलेशन ऑफ सेवरल विलेजेस। और कुछ एविडेंस यह सुझाव देते हैं कि सिटीज़ जो है उसकी स्थापना की गई जब कई सारे गांव की जो पॉपुलेशन है वो एक साथ जो है वो आपको सामने आया। द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ लेड टू द राइज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। और जो सिटीज़ की जो ग्रोथ है इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का मतलब हुआ जहाँ पे शासन व्यवस्था किया जा सके, उनकी जो राइज है उनको जन्म दिया कि वो मतलब लेट द राइज ऑफ, राइज का मतलब ऊपर उठना या उनका जन्म होना, उसमें ये हेल्प किया या लेड किया। हु कुड ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर सके, देखरेख कर सके, प्रोडक्शन को हेल्प कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और साथ में लेन देन की बात कर सके। बट डिड नॉट टेक पार्ट इन इट डायरेक्टली, लेकिन वो सीधे तरीके से इसमें भाग नहीं लेते थे। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा है कि जो भी पीछे वाले जो पैराग्राफ है उसको सपोर्ट करने के लिए इस पैराग्राफ को यूज़ किया गया है कि जो भी ये रिवर के आसपास जो फूड प्रोडक्शन का काम था वो लोगों के द्वारा किया जाता था, जिसको कई गुना बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ये केवल एक ही गांव से संभव नहीं था, बल्कि कई गांव के लोग इसमें मिलकर काम कर सकते थे। आगे जाकर के कुछ जगह ऐसे खोजे गए जहाँ पर में सामान को रख करके अदला बदली किया जा सके, ग्रेन के बदले बहुत सारा सामान अलग अलग चीज़ें दिया जा सके। और साथ में कुछ कहते हैं एविडेंस यह भी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर में अलग अलग गांव की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे आके देखने को मिलती थी, और इससे जो है ग्रोथ मतलब सिटीज़ का जो है निर्माण हुआ धीरे धीरे। और ऐसा माना गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का उदय भी हुआ यहाँ पर में, जो कि सामान की लेन देन देख रेख कर सके, लेकिन सीधा तरीके से उसमें भाग ना ले, बट डिड नॉट टेक पार्ट इन इट डायरेक्टली। तो इस पैराग्राफ में मिला जुला के टोटल यही था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं, वी फाइंड दैट द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ वॉज हेल्प्ड बाय अनदर फीचर ऑफ दिस न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं हम देखते हैं कि जो सिटीज़ की जो ग्रोथ है, ये जो नए प्रकार की प्रोडक्शन के जो तरीके हैं उनका एक दूसरा एक रूप है या फीचर है जिससे इनको मदद मिला। मैन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मच मोर देन ही कुड कंज्यूम लोकली। कहते हैं लोगों ने जितना वो खा सकते हैं उनसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। देयरफॉर
ऑल पीपल इन एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ डिड नॉट हैव टू बी एग्रीकल्चरलिस्ट। इसी वजह से एग्रीकल्चर सोसाइटी के जो सारे लोग थे डिड नॉट हैव टू बी, वो नहीं मतलब चाहते थे कि सभी लोग जो है एग्रीकल्चरिस्ट बन जाए, सारे एग्रीकल्चर के काम में ही लग जाए। दे कुड प्रोड्यूस अदर यूजफुल गुड्स एंड इवन एक्सेल इन म्यूज़िक और डांस। वे और भी दूसरा सामान जो है वो बना सकते थे और म्यूज़िक और डांस में भी आगे निकल सकते थे। द सरप्लस कुड बी यूज टू सपोर्ट क्राफ्ट्समैन who made the agriculture implements and storage vessels, masons who built shelters, wheelwrights who made pottery, and others who made carts. कहते हैं यहाँ पर में जो सरप्लस होते थे उसको सपोर्ट किया जा सकता है क्राफ्ट्समैन के लिए। क्राफ्ट्समैन मतलब हाथ के जो काम करते हैं बहुत ही बिल्कुल बेटर तरीके से, जो कि एग्रीकल्चर के सामान बनाते थे और बर्तन बनाते थे जिसमें अनाज रखा जा सके, उसी को स्टोरेज वेसल्स कहा गया है। और मैसन्स होते थे, मैसन्स वही दीवार खड़ी करने वाले जो होते हैं, ईंट का दीवार जिसको राज कहा जाता है, राज मिस्त्री कहा जाता है, जो कि शेल्टर बनाते थे। और व्हील राइट मतलब चक्के को ठीक करने वाला जो लोग थे वो पॉटरी बनाए, और दूसरे जो है उन्होंने आर्ट को जन्म दिया। देयर वर स्टिल अदर्स हु वर्कड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड प्रिस्ट। कहते हैं फिर भी और भी दूसरे लोग थे जो कि शासक, प्रशासक या जो पृष्ठ है, पुजारी है, उसके रूप में काम करते थे। एंड हु वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और जिस सीधे तरीके से प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। These groups of people came to live in the cities, और इस ग्रुप के जो लोग हैं वो सिटीज़ में रहने के लिए आ गए। तो इस पैराग्राफ में दे रखे हैं कि काफ़ी जो है सिटीज़ का ग्रोथ हो गया और इससे एक नया प्रोडक्शन का जन्म हुआ। लेकिन लोगों ने जो है जितना उन्हें वो कंज्यूम करे, आपको पता है कि स्टोन एज में जो है कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती थी और प्रोडक्शन कम होती थी। अभी हमने पीछे पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, कंजम्पशन कम होने लगा। वही दे रखा है यहाँ पे, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करने लगा, और इस कारण से सभी लोग नहीं चाहते थे खेती बाड़ी में लगे, वो चाहते थे कुछ और भी काम करें। इसलिए उन्होंने म्यूज़िक, डांस, क्राफ्ट्समैन का काम शुरू किया, जो कि अलग अलग काम कर सके। इसमें से व्हील राइट हो गए, पॉटरी हो गए, स्टोरेज वेसल्स का काम हुआ, तो ये सब होने लगे। और भी लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिस्ट बने, जो कि डायरेक्टली तो प्रोडक्शन में भाग नहीं लेते थे, ठीक है। और ये सारे ग्रुप जो है मिल करके ये सिटीज़ में रहने के लिए आ गए। नेक्स्ट दे रखे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ यूज्ड टू बी सपोर्टेड एज टुडे बाय एग्रीकल्चर इन द नेबरिंग एज वेल एज डिस्टेंट विलेजेस। कहते हैं सिटी की जो पॉपुलेशन है उससे जो है मदद की जाती थी, यूज्ड टू बी सपोर्टेड, जैसे कि आज के हिसाब से होता है एग्रीकल्चर के द्वारा। इन द नेबरिंग एज वेल एज डिस्टेंट विलेजेस, दूर दराज के गाँव में या आसपास के जो गांव होते थे उसमें। दिस रिजल्टेड इन ए डिवीज़न बिटवीन विलेज एंड सिटीज़। इससे क्या हुआ कि विलेज और सिटीज़ के बीच जो डिवीज़न है, जो अंश है, उसमें उसका निर्माण हुआ। बिटवीन दोज हु प्रोड्यूस्ड एंड दोज हु सपोर्टेड प्रोडक्शन थ्रू वर्क ऑफ अदर काइंड्स। खास करके उन लोगों के बीच में जो कि एक तो उपजाते थे, या वो लोग जो प्रोडक्शन में सपोर्ट करते थे दूसरे प्रकार के काम से, थ्रू वर्क ऑफ अदर काइंड्स। दोज हु वर्कड विद देयर हैंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिस्ट्स हु मेनली यूज देयर मेंटल स्किल्स। ऐसे लोग थे जो कि अपने हाथों से काम करते थे, और एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिस्ट थे जो मुख्य रूप से मेंटल स्किल लगा करके जो है, अपना दिमाग लगा करके जो है वो काम किया करते थे। दिस डिवीज़न हैड वेरी डेफिनेट इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स एंड साइंस। और यह जो डिवीज़न है इसका एक निश्चित प्रभाव पड़ा जो टेक्निक्स और साइंस की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर। फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस हैड टेकन प्लेस। और पहली बार ऐसा हुआ कि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में जो खास होते हैं, स्पेशलाइजेशन क्या होते हैं कि बिल्कुल एकदम उसमें एक्सपर्ट होना, उनका जन्म हुआ, हैड टेकन प्लेस।
एज देयर वर इनफ फूड अवेलेबल सोसाइटी कुड सपोर्ट इवन दोज हु डिड नॉट प्रोड्यूस। क्योंकि दे रखे हैं, पहले भी बताए थे कि फूड काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाया करते थे, तो इसलिए सोसाइटी उन सबको भी सपोर्ट कर सकते थे जो कि नहीं उपजाते थे, हु डिड नॉट प्रोड्यूस। सच पीपल हैड लेजर टू थिंक टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट्स। ऐसे लोगों के पास समय हुआ करता था सोचने के लिए, अपनी जो क्राफ्ट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए और आर्ट और ब्यूटी को क्रिएट करने के लिए, एंड टू डेवलप एबिलिटीज़ टू लीड सोसाइटी थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ में उनके पास एबिलिटी को डेवलप करने के लिए जो कि सोसाइटी को और आगे ले जा सके, किसी संस्थान के जरिए जो रिलीजन की थी या प्रशासन की थी, एडमिनिस्ट्रेशन की थी। तो इस पैराग्राफ में क्या दे रखे हैं, यही दे रखे हैं कि जो पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ है उसे सपोर्ट मिलता था एग्रीकल्चर के द्वारा, ये आसपास और दूर दराज के गांव में सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। और यूज्ड टू बी सपोर्ट इंस्टीट्यूट बाय एग्रीकल्चर। कहते हैं एग्रीकल्चर जो है सिटीज़ के लोगों को सपोर्ट करते थे, आसपास के क्षेत्रों को भी सपोर्ट करते थे, दूर दराज के गाँव को भी सपोर्ट करते थे। इससे विलेज और सिटीज़ के बीच जो डिवीज़न था उसका जन्म हुआ। खास करके ऐसे लोग जो कि प्रोडक्शन में सपोर्ट करते थे या दूसरे प्रकार का सपोर्ट करते थे, जो कि अपना हाथ बटाते थे। एडमिनिस्ट्रेटर और जो प्रिस्ट थे वो अपना मेंटल स्किल्स का काम करते थे। इससे क्या हुआ, टेक्निक जो साइंस है उसके डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक निश्चित प्रभाव जो है छोड़ा, और पहली बार जो है ऑक्यूपेशंस और जो प्रोफेशंस है उसमें खास या स्पेशलाइजेशन देखने को मिला। क्योंकि फूड काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर में हुआ करती थी, प्रोडक्शन जो है, तो सोसाइटी जो है खास करके उनको भी हेल्प कर सकते थे जो कि प्रोड्यूस नहीं करते थे। और ऐसे लोग जो है उनके पास समय होते थे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, आर्ट और ब्यूटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और सोसाइटी को इंस्टीट्यूशन जो रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंस्टीट्यूशन है उससे और ऊपर उठाने के लिए। तो यही है आपका। इसीलिए कहते हैं जब खाली समय रहते हैं लोगों को तो कुछ सोचना चाहिए करने के लिए, वो कुछ कर सकता है। यहाँ पे वही चीज़ दिखाई पड़ता है। इसलिए हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है। यहाँ लोग खाली समय बैठे रहते थे तो कुछ नया करने को सोचते थे, इसीलिए उनके अंदर एक नई एबिलिटी आई। और आज भी लोग अगर खाली समय रहते हैं, अगर सोचते हैं तो कुछ नया कर पाते हैं, यही वजह है, और वो सबसे हट के कर पाते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट जो पैराग्राफ है क्या दे रखा है इसमें। तो इस ब्लॉक इसके जो पार्ट हैं, इसके जो लास्ट पैराग्राफ इसमें दे रखे हैं, उसके बाद तो चेंजेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होंगे इसी में, लेकिन देखते हैं सरप्लस के बारे में क्या कहा है। द सरप्लस ऑल्सो हैड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय लैंड, रिवर एंड सी इन एक्सचेंज फॉर अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड इवन लग्जरी गुड्स। कहते हैं अगर बचा हुआ जो अगर अनाज रहता था तो उसे लैंड, रिवर और सी के द्वारा जो है दूर दराज भेजे जाने पड़ते थे। उसके बदले में जो आवश्यक ज़िंदगी की चीज़ें हैं, खास करके जो लग्जरी गुड्स है, विलासिता की जो सामान है, उनको लाने के लिए दिस प्रोवाइडेड ट्रिमेंडस इम्पेटस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज राफ्ट्स, बोट्स एंड स्मॉल शिप्स। कहते हैं इसने जो है मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक मात्रा में जो ट्रिमेंडस इम्पेटस को जो है दिया। इम्पेटस का मतलब कोई चीज़ को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना, एकदम बिल्कुल उसको उसकी वृद्धि को या उसकी जो मतलब वर्क की जो पावर है उसको बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाना। तो ट्रिमेंडस इम्पेटस हुआ यहाँ पर में, ठीक है। बहुत तेज़ी से जो है ट्रांसपोर्ट, राफ्ट्स, बोट्स और स्मॉल शिप्स जो है उनमें विस्तार हुआ। विच ब्रॉट अबाउट न्यू डायमेंशन ऑफ ट्रेड, जिससे कि ट्रेड का एक नया आयाम मिला, नया रूपरेखा मिला। कल्चरल कॉन्टैक्ट का, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स का, कि कैसे टेक्निक्स, तुम हमारा टेक्निक लो, हम तुमको अपना टेक्निक देते हैं, तुम भी अपना टेक्निक दो। एंड साइंस अमंग डिफरेंट सोसाइटीज़, मतलब अलग अलग सोसाइटीज़ में जहाँ भी ये लोग जाते थे। तो यहाँ पर मैं तो पता चल गया होगा कि जैसे ही लैंड, सी और रिवर के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होने लगती थी, सरप्लस फूड को या क्रेन को ले जाया जाता था, तो इससे क्या हुआ कि आपको लोगों में आदान प्रदान हुआ, नई नई सोसाइटीज़ में आदान प्रदान हुआ, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और बहुत तेज़ी से जो है ट्रांसपोर्ट, राफ्ट्स, बोट्स और स्मॉल शिप्स का जो है
उसमें बढ़त देखने को मिली। लोग कल्चरली तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे अपना कांटेक्ट करने लगे और इससे जो है अलग अलग प्रकार के जो सोसाइटीज़ के टेक्निक्स और साइंस थे उनका जो है यहाँ पर में लेन देन हुआ, उनके बीच में आपस में बातचीत हुई। यही था इस पैराग्राफ में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो सामाजिक जो संगठन है उसमें कैसे परिवर्तन हुआ। तो वी फाइंड दैट द above trend in social organization led to a tendency which eventually stifled the progress of these civilizations and led to their decay। कहते हम पाते हैं कि जो ऊपर के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेंड था, इसने एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया जो कि अंत में ये जितने भी सिविलाइजेशन थे उनकी प्रोग्रेस को जो है रोक दिया। स्टैफल्ड मतलब उनको कमज़ोर कर दिया या रोक दिया, और उनकी जो खात्मा है, डिके है, उसको जन्म दिया। मतलब ऐसे मोड़ पे ला दिया कि अब वो समाप्त हो जाए। द सरप्लस और वाट एवर वॉज लेफ्ट फॉर फूड प्रोडक्शन आफ्टर द कंजम्पशन नीड्स ऑफ द सोसाइटी वर मेट। कहते हैं जो सरप्लस है, जो भी फूड प्रोडक्शन के बाद बचे हुए होते थे, कंजम्पशन करने के बाद जो सोसाइटी को ज़रूरत थी वर मेट, वो पूरा किए जाते थे। केम टू बी अप्रोप्रिएटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके द्वारा अप्रोप्रिएट किए जाने लगे। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है अपनी लाभ के लिए किसी चीज़ को यूज करना। अब जो छोटे मोटे, आज भी यही होता है, देखते होंगे कि जो छोटे मोटे शासक होते हैं, छोटे मोटे जो मतलब कर्मचारी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ भी यही हुआ। यहाँ पे जो स्मॉल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके द्वारा जो है अप्रोप्रिएट किए जाने लगे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किए जाने लगे। दे इवेंचुअली बिकेम प्रिस्ट्स एंड किंग्स एंड फॉर्म्ड एन एक्सक्लूसिव ग्रुप। वे अंत में प्रिस्ट और किंग बन गए और एक अपना निजी जो है ग्रुप बनाए। द सक्सेसर्स ऑफ द ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रेजुअली लॉस्ट टच विथ एग्रीकल्चर टेक्निक्स एज वेल एज विथ नॉलेज एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अदर आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन एंड ट्रेड। कहते हैं ओरिजिनल जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके जो सक्सेसर थे, मतलब उत्तराधिकार थे, वो धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर जो टेक्निक है उसमें जो टच में रहने लगे, वो बिल्कुल लॉस्ट कर गए, उनको खो बैठे। और साथ ही साथ जो नॉलेज और एबिलिटीज़ थी, जो अदर आर्टिकल्स थी कंजम्पशन और ट्रेड की, प्रोडक्शन की, उनसे जो संबंधित थे, उनसे भी उनका रिश्ता नाता जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगा। They gave their time and attention to building monuments, temples and palaces of leisure to impress the rest of the society or to emphasize their exclusiveness। उसने अपना समय और ध्यान जो है वो मोनूमेंट बनाने में, टेम्पल बनाने में और बड़े बड़े जो महल होते हैं आराम के लिए, उसमें अपना ध्यान लगा बैठे, जिससे कि बचे हुए सोसाइटी को इम्प्रेस कर सके और अपने जो एक्सक्लूसिव है उसके ऊपर जोर डाल सके। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि केवल वो टेक्निक हमारे पास है, दूसरे के पास नहीं है, या किसी एक संगठन के पास है, उसी को एक्सक्लूसिवनेस कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं दे रेज्ड आर्मीज टू टेक ओवर मोर एंड मोर प्रोडक्टिव लैंड। उन्होंने जो है आर्मी बनाए जिससे कि अधिक से अधिक प्रोडक्टिव लैंड जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर सके। देयर प्रिस्टली इन्फ्लुएंस ऑल्सो ग्रो। उनका जो पूजा पाठ करने का प्रभाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। They cultivated the idea that they had divine powers and were created by God। उन्होंने एक ऐसी आइडिया को जन्म दिया जिससे पता चला कि उनके पास ईश्वरीय ताकत है जो उन्हें गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। टू शो द वे टू द कॉमन पीपल, जिससे वो कॉमन पीपल को एक रास्ता दिखा सके, एंड बी देयर नेचुरल लीडर्स, और उसके वो प्राकृतिक लीडर बन सके। Thus society got divided into exclusive classes of producers and appropriators। और इस तरीके से सोसाइटी जो है वो प्रोड्यूसर्स का जो एक निजी क्लास था, और एप्रोप्रिएटर जानते ही हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए जो यूज़ करता है किसी चीज़ को, उससे को एप्रोप्रिएटर्स कहा जाता है। ये एप्रोप्रिएशन से ही लिया हुआ वर्ड है। कहते हैं सोसाइटी इसी प्रोड्यूसर्स और एप्रोप्रिएटर्स के जो क्लास है उसी में आके बट गए। तो इस पैराग्राफ में यही दे रखा था जो अभी हमने बताए थे कि यहाँ पर मैं खास करके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बदल गया यहाँ पे, और इसने सोसाइटी की जो
मतलब सिविलाइजेशन थी उनको जो है बहुत धीमा कर दिया, उनको रोक दिया, कमज़ोर कर दिया। इससे सिविलाइजेशन का पतन होना शुरू हो गया। कहते हैं कि अब जो बचे खुचे हुए जो ज़्यादा ग्रेन्स रहते थे, अनाज रहते थे, उसे छोटे मोटे जो ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनको अब यूज़ करने लगे। वही इस लाइन में दे रखा है यहाँ पे। और कहते हैं कि बाद में ये लोग जो है छोटे मोटे जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास के लोग हैं, ये कहते हैं कि वो बाद में प्रिस्ट बन गए, किंग बन गए, मतलब पुजारी बन गए, राजा बन गए। और इन्होंने जो है एक्सक्लूसिव ग्रुप को जो है बनाया। ये जो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटर के जो सक्सेसर थे, मतलब उत्तराधिकार थे, धीरे धीरे इनका लगाव जो है एग्रीकल्चर टेक्निक से, नॉलेज की टेक्निक से और अदर जो कंजम्पशन और ट्रेड आर्टिकल थे उनसे इनका रिश्ता नाता धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, या उनसे इनका टच जो है लगभग ख़त्म होने लगा। अब उन्होंने अपना ध्यान क्या किया, मोनूमेंट, टेम्पल, पैलेसेस, लेज़र, मतलब पैलेसेस जो लेज़र होता है आराम का, उसको बनाना शुरू कर दिया ताकि वो बचे हुए जो रेस्ट सोसाइटी है उसको इम्प्रेस कर सके और अपनी जो निजता है कि हमारे पास भी कुछ चीज़ है, एक्सक्लूसिवनेस है, उनके ऊपर वो एम्फेसाइज कर सके, जोर डाल सके। उन्होंने अपनी आर्मी बढ़ाई और अधिक से अधिक प्रोडक्टिव जो लैंड है उनके ऊपर कब्जा करने के लिए टेक ओवर। उनका जो प्रिस्टली इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ा। उन्होंने अपनी आइडिया को कल्टीवेट किया, यह बताने के लिए कि उनके अंदर डिवाइन पावर है और उनको गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। और उनका अब काम बचा है कि कॉमन पीपल को रास्ता दिखाए, और अब वो जो है उनके नेचुरल लीडर है। इस तरीके से सोसाइटी जो है वो प्रोड्यूसर और अप्रोप्रिएटर्स की जो एक्सक्लूसिव क्लास है उसमें आके बढ़ गया। नेक्स्ट दे रखे हैं, The tragedy of this process was that those who used knowledge and technique in the beginning to increase production became isolated from the basic production techniques and knowledge which had given them power. कहते हैं ये जो प्रोसेस की जो ट्रेजिडी है वह यह थी कि that those who used knowledge and technique in the beginning, कि वे लोग जिन्होंने नॉलेज और टेक्निक को शुरुआत में यूज़ किया प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ये जो बेसिक जो प्रोडक्शन टेक्निक और नॉलेज है उनसे जो है उनको अलग माना गया। विच हैड गिवन देम पावर, जिसने कि उसको यह पावर दिया था। रिकोर्स वॉज टेकन इंक्रीजिंगली टू मैजिक एंड स्प्रेडिंग ऑफ फॉल्स बिलीव्स इंस्टेड ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। कहते हैं यहाँ पर मैं एक नया चीज़ जो है रूप लिया, वो यह है कि बहुत तेज़ी से मैजिक जो जादू है और जो झूठा जो विश्वास है उसको फैलाने का काम शुरू किया गया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जगह पे, एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व मटेरियल प्रॉब्लम्स। मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया गया। द फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन हु यूज द टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गुड्स वर वेड डाउन विद द डेली प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस। कहते हैं फार्मर और क्राफ्ट्समैन जो कि टेक्निक का इस्तेमाल करते थे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, अब उन्हें रोज़ की जो एग्जिस्टेंस की जो प्रॉब्लम थी, रोज़ की जो प्रॉब्लम थी उनसे वो मतलब परेशान रहते थे। दे हैड वेरी लिटल रिसोर्सेज फॉर इनोवेशन। अब उनके पास रिसोर्सेज कम थे नई नई चीज़ों को प्रयोग में लाने के लिए। दस द प्रैक्टिशनर हु कुड नॉट इम्प्रूव द टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड एंड द अप्रोप्रिएटर्स हु हैड द टाइम, रिसोर्सेज एंड पावर टू डू सो वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स। इसलिए ऐसे प्रैक्टिशनर जो कि टेक्निक को इम्प्रूव नहीं कर सकते थे जिससे कि वो प्रॉब्लम जो फेस करते उनको सॉल्व कर सके, और अप्रोप्रिएटर्स थे, उनके पास समय तो थे, रिसोर्सेज थे, पावर थे, लेकिन वो और अधिक इंटरेस्ट जो है नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाए। एज रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ टेक्निक वॉज थॉटेड एंड साइंस स्टैग्नेटेड। और इस डेवलपमेंट के परिणाम के स्वरूप जो है जो टेक्निक की जो प्रोग्रेस है उसमें अड़चन डाल दिया गया। थॉटेड मतलब अड़चन डालना, बाधा डालना, नहीं होने देना, और साइंस जो है एक ही जगह आके थम गई। तो इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि ये जो प्रोसेस की जो ट्रेजेडी जो ऊपर वाले पैराग्राफ से लिंक किया गया है कि भाई सब अपना अपना काम करने लगे थे। इसने प्रोडक्शन और टेक्निक्स और नॉलेज से क्लास को अलग अलग कर दिया, उनके अलग अलग पावर को अलग अलग कर दिया। अब लोग मैजिक में इंटरेस्ट लेने लगे, झूठा विश्वास जो है फैलाने लगे, अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना कम कर दिए और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना बंद कर दिए मटेरियल प्रॉब्लम के लिए। अब जादुई सहारा लेना शुरू कर दिए। जो फार्मर और क्राफ्ट्समैन थे वो ऐसे टेक्निक का यूज़ करते थे
मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से फार्मर और क्राफ्ट्समैन जो टेक्निक है इस्तेमाल करते थे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी भी जो है समस्या दिनों दिन और बढ़ती चली गई। अब उनके पास इनोवेशंस के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। प्रैक्टिशनर जो है उनके पास टेक्निक्स को इम्प्रूव करने का जो है कोई साधन नहीं था। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी कोई साधन नहीं था। जो मौके का अवसर का फ़ायदा उठाने वाले लोग थे, जो एप्रोप्रिएटर्स थे, उनके पास अब टाइम नहीं था, रिसोर्सेज टाइम थे, पावर भी था, लेकिन वो अब इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते। वो नहीं चाहते तब इन पचड़े में पड़े, ठीक है। और इस डेवलपमेंट के कारण से जो है जो टेक्निक है, रिसोर्स की जो प्रोग्रेस है, वो बिल्कुल उसमें अड़चन आ गया। इन लोगों ने बाधा डाल दी और साइंस जो है वहीं का वहीं थम गया। अब उसका डेवलपमेंट जो है आगे बढ़ा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, इन हिस्टोरिक पीरियड्स स्टैग्नेशन लेड टू ए कंप्लीट डिके ऑफ सिविलाइजेशंस एज इन द केस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहते हैं कि ऐतिहासिक अवधियों में जो स्टैग्नेशन है इसने सिविलाइजेशन की पूरी बर्बादी को जन्म दिया, कंप्लीट डिके, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में देखा गया था। समटाइम्स देयर वॉज रीएडजस्टमेंट ऑफ सोसाइटीज़ ड्यू टू देयर बीइंग कंकर्ड बाय अदर्स। कभी कभी तो ऐसा होता था सोसाइटी को दोबारा संगठित किया जाता था, क्योंकि उसे दूसरे के द्वारा जो है उस सोसाइटी को जो है जीत लिया जाता था, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाती थी। एज इन यूरोप वेयर वीक एंड स्टैग्नेटिंग कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ और सब्जेक्टेड टू बारबेरियन इन्वेजन्स। जैसे यूरोप में देखा गया कि जो कमज़ोर और स्टैग्नेटिंग जो कल्चर वाले लोग थे और सोसाइटीज़ थे, वो सारे बारबेरियन जो इन्वेजन्स थे। बारबेरियन जानते हैं, जो हमारी कल्चर से बिल्कुल अलग रहे, बिल्कुल उनका विचार अलग रहे, उनका मत अलग रहे। तो ख़ास करके ये बिल्कुल मतलब जो अलग थलग जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो बिल्कुल सिविलाइज्ड या सभ्य नहीं होते, ये भी कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बारबेरियन कहा जाता है। तो उनके जो हमला हुआ उसके कारण से ये लोग जो है इनके क्या हुए, प्रजा बन गए। इन बोथ केसेस द सेंटर ऑफ प्रोग्रेस शिफ्टेड जियोग्राफिकली। और कहते हैं दोनों ही हालत में जो जियोग्राफी की जो सेंटर है या प्रोग्रेस की जो सेंटर है वो धीरे धीरे जो है शिफ्ट हो गए, मतलब दूसरे लोकेशन के लिए, टू अदर लोकेशंस। तो इस पैराग्राफ में दे रखा है कि सिविलाइजेशन का अंत हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे हैं। और कुछ दूसरे जो कॉन्करर थे, शासक थे, बारबेरियन इन्वेजन्स थे, उन्होंने सोसाइटी में आकर के हलचल पैदा किया, अपना दिमाग लगाया और उसको कंट्रोल किया। और इस तरीके से प्रोग्रेस जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर शिफ्ट होने लगे, दूसरे लोकेशन में जाकर शिफ्ट होने लगे। So far, we have given you a broad overview of the social conditions prevalent in the Bronze Age civilization. कहते हैं हमने अभी तक आपको एक बहुत अच्छा सा विस्तार पूर्वक स्वरूप जो है वो सोशल कंडीशन जो ब्रंज एज सिविलाइजेशन में विद्यमान थे, बिल्कुल एकदम चमचमाते थे, उसके ऊपर दिया आपको। We will now indicate a few technical and scientific achievements of that age. कहते हैं अब उस एज के जो कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट या टेक्निकल चीज़ें हैं जो हुआ था उसके बारे में अब हम दर्शाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। विच केम टू हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स, जिसका बाद के जो विकास है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव जो है देखने को आया। विच केम टू हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स। तो इसके साथ ये पैराग्राफ जो है आपका एंड हुआ, ये पार्ट भी एंड हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम जो है साइंटिफिक और आपका जो टेक्निकल अचीवमेंट है ब्रंज इसको करेंगे। तो चलिए तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।